हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी के लिए एक और स्टैटिक जीके के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यदि आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को ऐसी ही अच्छी वीडियो अब लगातार आप सभी को मिलेंगी। आपको बता दें, स्टैटिक जीके की ये वीडियो है। अभी आपको बताएंगे इसमें हम क्या क्या कवर भी करेंगे। तो ये यदि आपकी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले एक कोट के साथ इसको शुरुआत करते हैं। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे तक जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके कुछ दिखाना है। तो इस कोट को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को शुरू किया जा रहा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने उन सभी मित्रों तक शेयर कीजिएगा जो भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके यहाँ स्टैटिक जीके जहाँ पर भी पूछी जाती हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बता दें इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे शास्त्रीय नृत्य, क्योंकि आपकी परीक्षा में 1 से 2 नंबर का शास्त्रीय नृत्य हर बार पूछा गया है। उसके बाद देखेंगे लोक नृत्य। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान सभी जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट के राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस से भी प्रश्न आपके यहाँ आते हैं। प्रमुख स्टेडियम, पिछली बार ऐसा देखा गया था कि स्टेडियम का नाम दे दिया जाता था और आपसे पूछा जाता है कि ये स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। यदि अभी आपको पता है तो बताइए ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है। अगला देखेंगे महत्वपूर्ण ट्रॉफी। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि जो संतोष ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है, तो इन सभी ट्रॉफियों को देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण मंदिर किस जो है नदी के किनारे स्थित हैं और कौन से स्टेट या फिर शहर में स्थित हैं, जहाँ से भी आपके यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण बांध जो आपकी परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, उन सभी बांधों को देखेंगे। तो आपने देख ही लिया होगा कि ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिहाज से कितनी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। बाकी हम आपके लिए लगातार ऐसी वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले हमने एक स्टैटिक जीके की वीडियो आप सभी को प्रोवाइड किया है, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं। तो यदि आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसकी PDF ले करके और जो है एग्ज़ाम से पहले एक बार आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो है ना काफ़ी अच्छी बात। चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और क्लास को शुरू करते हैं। एक बार मोटिवेशन कोड को और ध्यान में रख लीजिए कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको अभी कुछ कर दिखाना है। तो इस बात को ध्यान में रखिए और फिर चलते हैं क्लास की ओर। आप सभी के लिए कुछ राज्य के जो लोक नृत्य हैं और शास्त्रीय नृत्य हैं उन सभी को हमने एक टेबल के फॉर्म में तैयार किया है। तो आपको देखना है ध्यान से। जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं हमने सिर्फ उन्हीं को इसमें शामिल किया है। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है जिसको बोलते हैं चंगू, और ये आपसे कई बार पूछा गया है। और जो शास्त्रीय नृत्य है यहाँ का कुचिपुड़ी है। तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि जो कुचिपुड़ी है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। और जो यहाँ से एक लोक नृत्य पूछा गया है उसका नाम है चंगू, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला देखेंगे बिहू। जो बिहू है ये असम राज्य का लोक नृत्य है और आपसे ये कई बार पूछा गया है, तो आपको ज़रूर याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है जो बिहू है ये किस राज्य का है, तो आपको आंसर करना होता है असम। असम राज्य का जो है ये लोक नृत्य है बिहू। और यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है सत्रिया नृत्य। जो सत्रिया नृत्य है इसका संबंध अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से है, तो ये असम राज्य से है। तो आपने दोनों को याद कर लिया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कुचिपुड़ी कहाँ से है, तो आंध्र प्रदेश, और सत्रिया नृत्य जो है ये असम राज्य से है। अगर आपसे पूछा जाए शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है टोटल 8। याद रखना है, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। बिहार से एक नृत्य आपको याद रखना है जाट जटिन, और ये बिहार और झारखंड दोनों रीजन में किया जाता है, लेकिन आपको मोस्टली बिहार के रूप में ये पूछा गया है, इसलिए आपको इसे याद रखना है। गुजरात से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको गरबा याद रखना है और डांडिया याद रखना है। डांडिया और गरबा, ये जो दोनों नृत्य हैं ये आपसे बहुत बार पूछे गए हैं। इनका संबंध गुजरात राज्य से है, तो ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे बात करें हम जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का एक काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसका नाम है दमहल। दमहल कई बार पूछा गया है।
और केरल राज्य से अगर हम बात करें तो चकयार और कुथुक ये दोनों पूछे गए हैं। और जो पदयाड़ी है ये भी केरल राज्य में किया जाता है। लेकिन केरल से आपको जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनको याद रखना है। यहाँ पर कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। तो यहाँ पर आपने कुल मिलाकर के 4 शास्त्रीय नृत्यों को देख लिया है। सबसे पहला कुचिपुड़ी आपसे पूछा जाता है आंध्र प्रदेश, दूसरा है असम, यहाँ से सत्रिया नृत्य, और कथकली और मोहिनी अट्टम जो दोनों हैं ये कहाँ के हैं, तो ये दोनों लोक नृत्य केरल राज्य के हैं। तो 4 लोक नृत्य आपने तैयार कर लिए और कुछ ये शास्त्रीय नृत्य हैं और ये लोक नृत्य हैं। अब हम चलते हैं आगे और बाकी लोक नृत्यों को आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। अगला है, अगर आपसे पूछा जाए कर्नाटक राज्य से, तो कर्नाटक राज्य से काफ़ी इंपॉर्टेंट है डोलू और कुनिथा, वीरागेज, और यहाँ से एक कई बार पूछा गया है यक्षगान। तो आपको इसे याद कर लेना है। यक्षगान अगर आपसे पूछा जाए कि यक्षगान जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है, तो ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। और महाराष्ट्र से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है लावड़ी और तमाशा। लावड़ी और तमाशा ये दोनों महाराष्ट्र राज्य के हैं। इन दोनों को भी आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य, और मध्य प्रदेश में गौर और ग्रीड़ा और माच। माच आपसे कई बार पूछा गया है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, पिछली बार हर शिफ्ट में यहाँ से एक प्रश्न आया हुआ है, तो इसलिए आपको इसे काफ़ी अच्छे से तैयार करना है। और मणिपुर से आपको एक शास्त्रीय नृत्य याद रखना है जिसे बोलते हैं मणिपुरी, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो यहाँ काफ़ी अच्छे से याद रखना है आपको छौ। जो छौ होता है ये उड़ीसा राज्य में किया जाता है। और पाप और घुमरा याद रखना है, घुमरा कहाँ पर किया जाता है, तो ये भी उड़ीसा राज्य में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। और अगर हम बात करें यहाँ का शास्त्रीय नृत्य, तो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। तो 2 शास्त्रीय नृत्य ये हो गए, टोटल 6 शास्त्रीय नृत्य आप सभी ने पढ़ लिए हैं। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब से 2 याद रखना है, भंगड़ा और गिद्धा, ये दोनों आपसे कई बार पूछे गए हैं। भंगड़ा और गिद्धा कहाँ के हैं, तो पंजाब के हैं। राजस्थान के ये नृत्य कई बार आपसे पूछे हैं गए हुए हैं, जैसे कालबेलिया, घूमरा, तेरा ताली आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो तेरा ताली लोक नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका संबंध है राजस्थान से। तो ये कहाँ का संबंध है इसका, तो राजस्थान से, ध्यान रखना है। और तमिलनाडु में करगम, कोलट्टम, थटप्पम ये सभी तमिलनाडु राज्य के हैं। लेकिन आपको यहाँ से शास्त्रीय नृत्य याद रखना है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम, जो भारतनाट्यम है इसका संबंध किस राज्य से है, तो ये तमिलनाडु राज्य से है और तमिलनाडु का ये शास्त्रीय नृत्य है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे से लिखा है, इसको आप देख सकते हैं। तमिलनाडु राज्य में भारतनाट्यम आपको याद रखना है, करगम, कोलट्टम और थपट्टम और बोम्बालट्टम, जिसमें अट्टम अट्टम लगा हो समझ लो तमिलनाडु का है। लेकिन आपको भारतनाट्यम काफ़ी अच्छे से याद रखना है। और एक चीज़ और आपको करना है, थोड़ा सा होमवर्क करिएगा। जो भारतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, इन सभी के जो कुछ फेमस नाम हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे क्योंकि यहाँ से भी आपके यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आप सभी को नहीं मिल पाता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। और इससे पहले हमने एक वीडियो किया है जिसमें आपके इन सभी शास्त्रीय नृत्यों को हमने कवर किया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसकी लिंक अगर आप चाहिए तो कमेंट में आप करिएगा, हम वहाँ पर पिन कर देंगे। अब देखेंगे हम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको रासलीला लोक नृत्य याद रखना है, नौटंकी याद रखना है। नौटंकी ये दोनों लोक नृत्य कई बार पूछे गए हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और कथक को याद रखना है, ये यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो एक बार हम सभी शास्त्रीय नृत्यों को आप सभी को रिवाइज़ करा देते हैं, आप हमारे साथ रिवाइज़ कीजिए। अगर आपसे पूछा जाए आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो आप आंसर करेंगे कुचिपुड़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है। असम में आपको सत्रिया याद रखना है। केरल में 2 याद रखने हैं आपको, कथकली और मोहिनी अट्टम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मणिपुर में मणिपुरी याद रखना है, और ओडिशा में आपको ओडिसी याद रखना है। तो ये हो गए। और इसके अलावा आपको तमिलनाडु राज्य का भारतनाट्यम काफ़ी अच्छे से याद रखना है। उसके बाद कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है। तो ये सभी शास्त्रीय नृत्य हो गए। बाकी जो लोक नृत्य हैं उन सभी को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश से हमने आप सभी को क्या क्या बता दिया है। तो उत्तर प्रदेश से आपको ध्यान रखना है रासलीला और नौटंकी। पश्चिम बंगाल में यदि बात करें तो यहाँ पर जुहिरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नकनी,
और डोमिनी और चाऊ, ये लोक नृत्य आपसे कई बार पूछे गए हैं, तो आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। जुहिरा आपसे कई बार पूछा गया है, नकनी आपसे पूछा जा चुका है और डोमिनी भी पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश में आपको याद रखना है बारदो छम लोक नृत्य पूछा गया है और एक युद्ध नृत्य होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो युद्ध नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से। क्या कहते हैं? युद्ध नृत्य। माउस से लिखने में थोड़ी सी समस्या होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है युद्ध नृत्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है और बारदो छम भी अरुणाचल प्रदेश राज्य का है। गोवा से आपको एक याद रखना है, फुगड़ी बोलते हैं इसको, और ये कई बार पूछा गया है, तो फुगड़ी को आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश में तनी एक लोक नृत्य होता है, इसको आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। हरियाणा के कई लोक नृत्य हैं, इनको आपको याद रखना है। मंजीरा कई बार पूछा गया है, मंजीरा नृत्य होता है यहाँ पर, और धमाल नृत्य होता है, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। आप सभी 1 से 2 बार वीडियो को पूरा देखेंगे, डेफिनेटली आपको सभी लोक नृत्य तैयार हो जाएंगे। तो हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम था लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, और इन दोनों टॉपिकों को हमने कवर कर दिया है। अब हम देखेंगे भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्योंकि यहाँ से जुड़ा लगभग 1 से 2 प्रश्न आपके यहाँ आना निश्चित होता है। 1 या 2 प्रश्न आपके यहाँ हर बार पूछे गए हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो एटलीस्ट लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर देखते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में आपको 4 राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में 4 राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, कोरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य और कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये 4 नेशनल पार्क आपसे बार बार पूछे गए हैं, ये आंध्र प्रदेश राज्य के हैं। एक बार फिर से आप सभी को रिवाइज कराएंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये कहाँ है, तो ये भी है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद बता दें आपको श्री वेंकटेश राष्ट्रीय उद्यान, कोरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य और कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो चारों को आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले स्टेट की ओर और अब हम देखेंगे असम राज्य में, क्योंकि असम के भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। असम जो राज्य है यहाँ पर आपको याद रखना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो एक सींग वाले गैंडे हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होता है असम, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अगर बात करें हम दूसरा, डिब्रू सखोवा, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी असम के नेशनल पार्क हैं। और जो डिब्रू सखोवा है यहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, जंगली जो घोड़ा होता है वो पाया जाता है। और मानस नेशनल पार्क में सुनहरा लंगूर पाया जाता है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है, एक बार फिर से देख लिए। असम राज्य में आपको याद रखना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सखोवा, मानस नेशनल पार्क, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और ओरंग नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। तो आप सभी को याद हो चुके होंगे, होप करते हैं। और आपसे अगर पूछा जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है कौन सा जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको आंसर करना है एक सींग वाला गैंडा। और मानस नेशनल पार्क में सुनहरा लंगूर पाया जाता है, इसको भी आपको ज़रूर याद रखना है। और ओरंग नेशनल पार्क काफ़ी चर्चा में था, इसलिए आपको इसे वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना है और ये आपकी परीक्षा में डेफिनेटली पूछा जाएगा। अब हम देखेंगे अगला राज्य, और अगला राज्य है बिहार। बिहार में आपको सिर्फ 2 याद रखने हैं। पहला है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जिसे कहते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इन दोनों को याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो किस राज्य में है, तो आपको आंसर करना है बिहार में। अगर आपसे पूछा जाए कैमूर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो कैमूर नेशनल पार्क जो है ये भी बिहार राज्य में स्थित है। तो होप करते हैं आपने इन दोनों को याद कर लिया होगा। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपको ये नेशनल पार्क इतनी बार आपकी परीक्षा में आ चुका है, गुरु घोसीदास नेशनल पार्क, जिसका नाम था संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ज़रूर याद रखना है। बाकी इंद्रावती भी जो है छत्तीसगढ़ में है, और कंजर घाटी नेशनल पार्क ये भी जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अचनकमार अमरकंटक के नाम से ये था, और ये भी जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो आपको याद रखना है यहाँ से सबसे पहला आपको याद रखना है इंद्रावती, दूसरा है कंजर घाटी और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। यदि आप इन तीनों को याद रख लेते हैं तो डेफिनेटली अगर आपसे छत्तीसगढ़ राज्य से कोई भी नेशनल पार्क पूछा जाता है तो उसे आप करने में सफल होंगे। तो आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गोवा राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं,
तो अगर हम बात करें गोवा राज्य की, तो यहाँ पर मोलेम नेशनल पार्क है। कई बार पूछा गया है मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये गोवा राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। इसे आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है और ये आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इन दोनों को याद रखना है गोवा राज्य से। गोवा राज्य में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है मोलेम नेशनल पार्क, दूसरा है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। अब हम देखेंगे गुजरात राज्य से। गुजरात में आपको याद रखना है गिरिवन। गिरिवन किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध हैं। गिरी नेशनल पार्क भी है, तो इसे आपको याद रखना है। और दूसरा है काला हिरन नेशनल पार्क, यहाँ पर काला हिरन पाया जाता है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कच्छ की खाड़ी में है, यहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं। ध्यान रखना है जंगली गधे, तो इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। और वासदा नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर है, तो ये भी जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो आपको इन पांचों को याद रखना है। सबसे पहला गिरी नेशनल पार्क कहाँ पर है, गुजरात में। काला हिरन नेशनल पार्क गुजरात में। और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या फिर ये कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी पूछा गया है, तो आपको इसे याद रखना है। और वासदा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। एक बार पुनः आप सभी रिवाइज करेंगे। मोलेम नेशनल पार्क गोवा में है, सलीम अली दोनों गोवा में है, ठीक। उसके बाद हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, काला हिरन नेशनल पार्क है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है और वासदा नेशनल पार्क गुजरात राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। यदि आप सभी को कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अब देखेंगे हरियाणा राज्य के नेशनल पार्क। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो यहाँ से आपको दो नेशनल पार्क काफ़ी अच्छे से याद रखना है। पहला है कालेसर नेशनल पार्क और दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश के बच्चे काफ़ी बार गलती कर देते हैं कि सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है तो शायद यहाँ हो, लेकिन इसका सही उत्तर होता है हरियाणा। तो याद रखना है आपको, जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये हरियाणा में है और कालेसर भी हरियाणा में है। तो दो राष्ट्रीय उद्यान आपको हरियाणा से याद रखने हैं। आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं ये आपसे बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको इन्हें काफ़ी अच्छे से याद रखना है। और इसमें तो एक जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। तो सबसे पहले एक बार देखते हैं कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले याद रखना है पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिमली बालबारा नेशनल पार्क, ये भी जो है हिमाचल प्रदेश में है। एक बार हमारे साथ आप रिवाइज कीजिएगा। जो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है ये हिमाचल प्रदेश में है, और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल प्रदेश में है, और इंदर किला नेशनल पार्क जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में है, और खीर गंगा नेशनल पार्क या खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। लेकिन आपको याद रखना है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। तो होप करते हैं आपने यहाँ तक वीडियो को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो चलते हैं अब आप सभी के साथ आगे। अब हम देखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य के प्रमुख नेशनल पार्क। सबसे पहले आपको याद रखना है दाचिगम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले हमने सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य पढ़ा था जो गोवा में था, लेकिन आपको ध्यान रखना है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जो हेमिस नेशनल पार्क है इसका अब काफ़ी हिस्सा लद्दाख के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये मुख्यतः लद्दाख के अंतर्गत है हेमिस नेशनल पार्क। तो याद रखना ये कहाँ पर है, लद्दाख। और दाचिगम नेशनल पार्क से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, यहाँ पर कश्मीरी जो बारहसिंगा होते हैं उसके लिए ये दाचिगम नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। तो एक बार पुनः देखिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है काफ़ी चर्चा में रहता है और काफ़ी खूबसूरत जगह है, इसलिए यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं वो आपसे कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले याद रखना है आपको दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दूसरा अगर हम बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख रीजन में आता है। किश्तवाड़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आता है जम्मू कश्मीर में। और सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आता है जम्मू कश्मीर रीजन में। अगर आपसे पूछा जाए सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। और ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, इसलिए आपको दोनों अच्छे से याद रखना है। अब हम देखेंगे झारखंड राज्य में, और झारखंड राज्य में आपको एक याद रखना है तबेला राष्ट्रीय उद्यान। जो तबेला राष्ट्रीय उद्यान है ये जो है जंगली उल्लू और भालू, जंगली बैल, इन सब के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आगे चलते हैं और कर्नाटक के जो है मुख्य राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं।
कर्नाटक में दांदेली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं आप सभी के साथ। यहाँ पर हमने जितने भी कर्नाटक राज्य के राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी को एक साथ इकट्ठे लिख दिया है, तो आप सभी यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो दांदेली राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा गया है, ये कर्नाटक राज्य में है। नागरहोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नागरहोल का दूसरा नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बैनरघट्टा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और आंसी राष्ट्रीय उद्यान ये भी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। जो बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है ये सुस्त भालू के लिए प्रसिद्ध है। तो एक बार पुनः आप कर्नाटक के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उन्हें देख सकते हैं। सबसे पहला देखेंगे दांदेली राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और आंसी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं कर्नाटक राज्य के। तो होप करते हैं आपने कर्नाटक के सभी राष्ट्रीय उद्यान तैयार कर लिए होंगे। आप यहाँ पर देखेंगे केरल राज्य के प्रमुख जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी को देखेंगे। सबसे पहला है पंबादम सोला राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है इसका? पंबादम। देखते हैं पंबादम सोला राष्ट्रीय उद्यान, ये केरल राज्य में स्थित है। इराविकुलम, ये आपसे कई बार पूछा गया है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो नीलगिरी ताहर के लिए प्रसिद्ध है और ये पश्चिमी घाटों में पाया जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इराविकुलम आपसे पूछा गया कि ये कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। इसके बाद ध्यान रखेंगे मैथिकटन सोल नेशनल पार्क, ये जो है केरल में है। और साइलेंट वैली या फिर मौन घाटी के रूप में इसे जाना जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साइलेंट वैली अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर स्थित है तो ये केरल राज्य में स्थित है। हिंदी में से कहते हैं मौन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और ये शेर पूँछ जो है इसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है। शेर पूँछ वाला ये एक बंदर टाइप का जानवर होता है, बंदर ही होता है, तो ध्यान रखना है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये साइलेंट वैली में पाया जाता है। दो और याद रखने हैं, अनाईमुड़ी और पेरियार। अनाईमुड़ी सोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये केरल में है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में स्थित है। तो आपको दोनों को काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। पंबादम सोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में है, मैथिकटन जो सोल नेशनल पार्क है ये भी केरल में है, और मौन घाटी जिसे साइलेंट वैली के रूप में जाना जाता है ये कहाँ पर है? ये भी केरल में स्थित है। अनाईमुड़ी जो है ये भी केरल में है, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी केरल राज्य में स्थित है, ध्यान रखना है। और इराविकुलम जो नीलगिरी पर ताहर पाया जाता है उसके लिए प्रसिद्ध है, और शेर पूँछ वाले बंदर के लिए साइलेंट वैली प्रसिद्ध है। अब हम चलते हैं अगले राज्य की ओर और देखेंगे यहाँ पर जितने भी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं उन सभी को देखते हैं। महाराष्ट्र के कुछ जो है नेशनल पार्क काफ़ी फेमस हैं और ये बार बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए हमने इन सभी को एक साथ यहाँ पर इकट्ठे किया है। देखेंगे महाराष्ट्र राज्य में सबसे पहले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ये, लेकिन ये नेशनल पार्क भी है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पर, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, और मांडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं, इसको आपको नोट कर लेना है कहीं पर और ध्यान भी रखना है। तो एक बार पुनः आप सभी रिवाइज करेंगे हमारे साथ। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कान्हा बहुत बार पूछा गया है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, और मांडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? तो ये भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और कुछ अन्य हैं यहाँ पर और देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना है। क्या नाम है इसका? सतपुड़ा। इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिएगा, सतपुड़ा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क काफ़ी चर्चा में था, इसलिए आपको ज़रूर याद रखना है किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में एक बार पुनः हमारे साथ आप रिवाइज कर सकते हैं कि जो है पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, और सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में।
और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन कूनो नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले स्टेट की ओर और अगला स्टेट आप सभी का है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जितने भी इम्पोर्टेंट जो है नेशनल पार्क हैं उन सभी को देखते हैं। सबसे पहले याद रखना है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में है और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। तड़ोबा आपसे कई बार पूछा गया है, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में है। तो आपको याद रखना है संजय गांधी जो नेशनल पार्क है ये एक नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसी नाम से 2 नेशनल पार्क हैं, लेकिन हाल ही में अभी इनका नाम भी चेंज किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान जो महाराष्ट्र में है और गूगामल जो है ये भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें मणिपुर की, तो यहाँ से आपको 2 राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। पहला सिरोही राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। तो मणिपुर से आपको 2 याद रखने हैं, पहला है केबुल लामजाओ और दूसरा है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। ये संघई वाले जो मृग होता है उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो दुनिया में केवल एक ऐसा है जो पानी के ऊपर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है केबुल लामजाओ, इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। इसलिए याद रखना है मणिपुर राज्य का ये बहुत ही प्रसिद्ध और ये एक प्रकार का टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। तो ध्यान रखना है जो मणिपुर का है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसे आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। अब जो कुछ छोटे छोटे राज्य हैं यहाँ से भी कभी कभी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जैसे मेघालय राज्य में बालफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान है और नोकरेक है। नोकरेक कई बार पूछा गया है, तो नोकरेक आपको याद रखना है, ये मेघालय राज्य में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर लाल पांडा पाया जाता है और यूनेस्को के विश्व जीव मंडल रिजर्व में ये शामिल है, तो ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम से आपको 3 याद रखने हैं, मुरलेन नेशनल पार्क और फांगपई ब्लू नेशनल पार्क और दंपा राष्ट्रीय उद्यान। दंपा टाइगर रिजर्व है लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी है, तो आपको इन्हें याद रखना है। और नागालैंड से आपको एक याद रखना है, ये कभी कभी आपको टांकी नेशनल पार्क के रूप में मिलता है, कहीं पर टांकी लिखा होता है, तो याद रखना है ये ऐसे भी टांकी नेशनल पार्क के रूप में भी आपको मिलेगा, तो आपको याद रखना है इसे। तो इस तरह से तीनों राज्यों को आप एक बार पुनः देख लीजिए। सबसे पहले मेघालय में बालफाक्रम और नोकरेक को याद रखना है, मिजोरम राज्य में मुरलेन को और फांगपई ब्लू नेशनल पार्क और दंपा राष्ट्रीय उद्यान को याद रखना है, और नागालैंड में टांकी राष्ट्रीय उद्यान होता है, इसको भी याद रखना है। ये मुख्य रूप से आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना है। अब देखेंगे राजस्थान राज्य में भी काफ़ी नेशनल पार्क हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर करना है कि ये राजस्थान राज्य में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। तो के जो है केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है, राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। मुकंदरा हिल्स डेजर्ट नेशनल पार्क और माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी राजस्थान राज्य में स्थित हैं। होप करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो एटलीस्ट अपने सभी मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम आप सभी को और इससे बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर सकें। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। आगे चलते हैं, एक बार पुनः आप रिवाइज कर सकते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदा हिल्स, डेजर्ट नेशनल पार्क और माउंट आबू नेशनल पार्क, ये सभी राजस्थान के प्रमुख जो है नेशनल पार्क हैं। आगे देखते हैं, यहाँ से आपको सभी राज्य हमने रिवाइज करा दिए, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय भी, लेकिन उड़ीसा राज्य बाकी बच गया था। तो उड़ीसा से आपको 2 याद रखने हैं, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क याद रखना है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो ये उड़ीसा राज्य में है और भितरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल यहाँ के कछुओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इसलिए भितरकनिका भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है ओलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना है। ये आपसे कई बार पूछा गया है कि जो ओलिव रिडले कछुए हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये उड़ीसा के भितरकनिका जो नेशनल पार्क है वहाँ पर पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, आप सभी को सिक्किम के कुछ महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको याद रखना है। जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम के सबसे पहले सिक्किम में एक ही याद रखना है,
खांग चेदोंग नेशनल पार्क, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और ये किस लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी हिरण के लिए। तो खांग चेदोंग जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में है। अब तमिलनाडु के प्रमुख जो नेशनल पार्क हैं उन्हें देख लेते हैं। मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुंती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क और मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इनको आपको ध्यान रखना है। तो एक बार पुनः आप सभी देख सकते हैं, तमिलनाडु राज्य के भी कई बार आपसे पूछे गए हैं। तो इसमें मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। मुकुंदी नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क कहा जाता है, तो ये भी जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और गिडी नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में है और मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो होप करते हैं आप सभी ने इन सभी को अच्छे से तैयार कर लिया होगा। और यदि आप सभी को इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। वहाँ से आप इसकी PDF काफ़ी अच्छे से डाउनलोड करके एग्ज़ाम से पहले यदि आप रिवाइज़ करके जाते हैं तो यकीन मानिए आप एग्ज़ाम देने के बाद डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सर आपकी वीडियो से मुझे डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिला। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो भी वीडियो हम स्टैटिक जीके आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं उनको आप देख करके जाइए। स्टैटिक जीके का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। 40 नंबर है आपके हाथ में, 40 में मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि 38 क्वेश्चन आप सभी सही करके आएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तेलंगाना राज्य की अगर हम बात करें तो कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है और महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क जो है ये भी तेलंगाना में है। अगर आपसे पूछा जाए महावीर कहाँ पर है, तो ये इससे पहले हमने वीडियो में आप सभी को बताया है कि महावीर नेशनल पार्क कहाँ पर है। एक बार हमें यदि आप सभी को याद है तो अभी कमेंट करिए और बताइए कि महावीर नेशनल पार्क कहाँ पर है। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है और कावल वन्यजीव अभ्यारण्य भी तेलंगाना में है। त्रिपुरा से आपको 2 याद रखना है, बादल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान और राजबारी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से पूछा गया है, इसे बाइसन भी कहते हैं। तो इन दोनों को आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले स्टेट की ओर और जिसमें देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं उत्तराखंड राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले आपको यहाँ से याद रखना है राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। हैली नेशनल पार्क के रूप में भी इसे जाना जाता था। अगला है गंगोत्री नेशनल पार्क। फूलों की घाटी, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। गोविंद पशु विहार और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड राज्य में है। नंदा देवी से एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी उत्तराखंड के जितने भी नेशनल पार्क हैं उन्हें आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आपको याद रखना है राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार और नंदा देवी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले जो है उत्तर प्रदेश का याद रखेंगे और पश्चिम बंगाल से भी जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, केवल एक नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में और उसे आपको ध्यान से याद रखना है, दुधवा नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल के कुछ नेशनल पार्क हैं, ये कई बार पूछे गए हैं आपसे। सबसे पहले बक्सा नेशनल पार्क या फिर ये बुक्सा नेशनल पार्क के रूप में भी पूछा जाता है। सुंदरबन वन्यजीव अभ्यारण्य, जालदापारा के नाम से पूछा गया है। तो जालदापारा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क आप सभी के साथ डिस्कस कर चुके हैं। नवोरी घाटी नेशनल पार्क और सिंगगिला नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क, ये सभी पश्चिम बंगाल के हैं। लेकिन सुंदरबन से आपको याद रखना है, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। तो याद रखना है आपको। और एक चीज़ और याद रखना है, असम के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी कुछ एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। यह प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि असम के अलावा किस अन्य राज्य में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर था पश्चिम बंगाल। तो होप करते हैं आप सभी ने यहाँ तक वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब हम देख लेते हैं अंडमान एंड निकोबार। बाकी जितने स्टेट से इम्पोर्टेंट था हमने सभी स्टेट आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर हम अंडमान एंड निकोबार के जितने भी नेशनल पार्क हैं। यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर गलती से लिख गया है, तो इसे आपको इग्नोर करना है। यहाँ से महात्मा गांधी मरीन जो नेशनल पार्क है वो अंडमान निकोबार में है। मध्य बटन
माउंट हैरियट, उत्तरी बटन और रानी झांसी समुद्री उद्यान। तो इसमें से आपको ये याद रखना है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में है। और महात्मा गांधी जो मरीन नेशनल पार्क है ये भी अंडमान एंड निकोबार में है। बाकी आप सभी समझ जाएंगे कि ये अंडमान निकोबार के हैं। तो इस तरह से हमने आप सभी के साथ जितने भी नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट थे उन सभी को डिस्कस किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को लगातार ऐसी अच्छे से अच्छे वीडियो मिलेंगी जिससे डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो अब हम चलते हैं और जितने भी क्रिकेट स्टेडियम आपके यहाँ पूछे जाते हैं उन सभी को डिस्कस करते हैं। देखेंगे सबसे पहले यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की, तो भारत में काफ़ी प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम हैं और भारत एक क्रिकेट लविंग स्टेट भी कह सकते हैं। तो इस वजह से जो है आपकी परीक्षा में क्रिकेट स्टेडियम बार बार पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कानपुर और जो है कटक। तो इसमें से आपको चूज़ करना होता है। तो इन सभी को आप हमारे साथ अच्छे से देखिए, और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। आप सभी यदि इस वीडियो पर 100 लाइक प्रोवाइड कर देते हैं तो आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं फिरोज शाह कोटला जो ग्राउंड है या फिर स्टेडियम है ये कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखना है, दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला। और ब्रैन स्टेडियम है, ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है ब्रेवन स्टेडियम, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। तो याद रखना है कहाँ पर है, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। और ग्रीन पार्क जो है स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है। ये कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन पार्क जो है ये कहाँ पर है, तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाए वानखेड़े राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, वानखेड़े स्टेडियम। बाराबाटी जो है स्टेडियम है ये कटक उड़ीसा में स्थित है, तो इसको भी आपको याद रखना है। बाराबाटी जो स्टेडियम है ये कटक उड़ीसा में स्थित है। ईडन गार्डन हमने आप सभी के साथ शुरुआत में वीडियो में पूछा था, तो वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश जो क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो एक बार आप सभी एक साथ देख सकते हैं कि जो फिरोज शाह कोटला है दिल्ली में है, ब्रेन स्टेडियम जो है ये मुंबई में है, ग्रीन पार्क की अगर हम बात करें तो कानपुर में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, बाराबाटी स्टेडियम कटक में है और ईडन गार्डन कोलकाता में है। और हिमाचल प्रदेश जो क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है धर्मशाला में स्थित है। कुछ अन्य स्टेडियम हैं जैसे आप सभी IPL देखते होंगे, तो यहाँ पर जो है इन सभी स्टेडियम को हमने एक साथ इकट्ठे किया है। ये फॉर्मेट आप सभी को प्रॉपर विजिबल है। तो सबसे पहले MA चिदम्बरम स्टेडियम, वेरी इंपॉर्टेंट है। MA चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है, ये चेन्नई तमिलनाडु में है। और सवाई मानसिंह स्टेडियम अगर आपसे पूछा जाए तो ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम ये मोहाली चंडीगढ़ में है। अभी हाल ही में क्रिकेट भी हुआ था तो इसको भी आपको याद रखना है। JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ये जो है रांची झारखंड में है। और होलकर क्रिकेट स्टेडियम ये इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करें मोती बाग स्टेडियम की तो ये बड़ौदा गुजरात में है। और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम या फिर एकाना स्टेडियम ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एकाना स्टेडियम के नाम से भी पूछा गया है और अटल बिहारी जी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है एकाना स्टेडियम का। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। जो राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो है ये नागपुर महाराष्ट्र में है। और बरसापारा स्टेडियम ये गुवाहाटी असम में स्थित है। तो ये सभी आप सभी के स्टेडियम हैं। यदि आपको इन सभी स्टेडियम के बारे में जो है डेफिनेटली बहुत सारी जानकारी मिली होगी जो आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे जितने भी प्रमुख हवाई अड्डे हैं वो किस राज्य में स्थित हैं या फिर किस शहर में स्थित हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख हवाई अड्डे, और ये सभी नेशनल और इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। हमने सिर्फ उन्हीं हवाई अड्डों को इसमें शामिल किया है। अगर आपसे पूछा जाए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद आप सभी को पता है कि ये
तेलंगाना में स्थित है। अगला हवाई अड्डा अगर हम बात करें तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गुवाहाटी असम में स्थित है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा चुका है। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, ये नई दिल्ली में स्थित है और इंडिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है क्योंकि जो है सबसे अधिक जो उड़ानें हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान से ही होती हैं और ये कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में है। अगला हवाई अड्डा है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये बेंगलोर में स्थित है, कर्नाटक में, याद रखना है आपको। अगर आपसे पूछा जाए छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये मुंबई में स्थित है और ये महाराष्ट्र में है। अगर आपसे पूछा जाए बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो जो ये हवाई अड्डा है ये नागपुर में स्थित है और ये नागपुर आप सभी को पता है महाराष्ट्र में है। तो ये सभी कुछ प्रमुख हवाई अड्डे हैं, एक बार आप हमारे साथ पुनः रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हैदराबाद में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गुवाहाटी असम में है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नई दिल्ली में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अहमदाबाद में है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में है और बेंगलोर आप सभी को पता है कि ये कर्नाटक में है। आगे देखेंगे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है और डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये नागपुर में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख जो है आप सभी के हवाई अड्डे थे जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। एक स्लाइड हमने और तैयार की है हवाई अड्डों की, लेकिन वो स्लाइड गलती से सबसे लास्ट में लग गई है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और डेफिनेटली आपको बहुत सारा कंटेंट जो है आप सभी तक पहुँचेगा। आप यहाँ पर देखेंगे एक प्रसिद्ध मंदिर, और आपसे कई बार पूछ लिया जाता है जैसे कि जो केदारनाथ मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो इस वजह से हमने ये स्लाइड तैयार की है और इस स्लाइड में हमने कुछ जितने भी प्रमुख मंदिर और उनके स्थान, साथ में वो किस नदी के किनारे स्थित हैं, इन सभी को इकट्ठे किया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर हमने प्रसिद्ध जितने भी मंदिर हैं उन सभी को लिखा है और यहाँ पर उनके जो प्रमुख स्थान हैं और उसके बाद जो किस नदी के किनारे स्थित हैं वो मंदिर उन्हें यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे बद्रीनाथ मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट है। बद्रीनाथ मंदिर जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान रखना है कहाँ पर है, उत्तराखंड में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। अगर आपसे कई बार पूछा गया है कि जो बद्रीनाथ मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही उत्तर होता है अलकनंदा नदी के किनारे। इसे आप कहीं पर लिख लीजिए और ये आपकी परीक्षा में ज़रूर आएगा। दूसरा है केदारनाथ मंदिर, और ये आप सभी को पता है केदारनाथ मंदिर भी उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन ये मंदाकिनी नदी के किनारे है। तो दोनों को याद रखना है। जो बद्रीनाथ मंदिर है ये अलकनंदा नदी के किनारे है, जबकि जो केदारनाथ मंदिर है ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। अगला मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, आप सभी इससे परिचित होंगे, बहुत ही चर्चा में रह चुका है। तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। अगला हम बात करते हैं स्वर्ण मंदिर, ये आप सभी को पता है अमृतसर पंजाब में स्थित है और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। अगर हम बात करें अमरनाथ मंदिर की, तो अमरनाथ मंदिर जो है ये पहलगाम जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और ये अमरावती नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखना है इन सभी को। एक बार पुनः देखेंगे, बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे है, केदारनाथ मंदिर जो है मंदाकिनी नदी के किनारे है और काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा नदी के किनारे है और स्वर्ण मंदिर जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। तो आपको इन्हें काफ़ी अच्छे से याद रखना है। और बद्रीनाथ मंदिर जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, केदारनाथ भी उत्तराखंड में है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है और जो है स्वर्ण मंदिर जो है ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। अमरनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो वैष्णो देवी मंदिर है ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है और ये देविका नदी के तट पर है। आप सभी को बहुत ही कम मिलेगा ये पढ़ने को, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो वैष्णो देवी मंदिर है वो देविका नदी के तट पर स्थित है। अक्षरधाम मंदिर काफ़ी चर्चा में रहता है, ये नई दिल्ली में है और ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है आप सभी को पता है ये कोणार्क उड़ीसा में है और ये जो है चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। एक बार पुनः आप देख लीजिए, जो स्वर्ण मंदिर है ये पंजाब में है और रावी नदी के तट पर है। अमरनाथ मंदिर याद रखना है आपको। वैष्णो देवी मंदिर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है
और देविका नदी के तट पर है। अक्षरधाम मंदिर जो है नई दिल्ली में है और यमुना नदी के तट पर है। और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। अगला मंदिर है, अगर आपसे पूछा जाए बृहदेश्वर मंदिर, तो ये आप सभी को पता है तंजावुर और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये कोलीधाम नदी के तट पर स्थित है। ये मुख्य नदी नहीं है, ये सहायक नदी है, लेकिन ये आपसे परीक्षा में आई हुई है, इसलिए आपको याद रखना है कि जो बृहदेश्वर मंदिर है तंजावुर तमिलनाडु में है। आपसे पूछा गया लिंगराज मंदिर, आप सभी को पता है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है और ये किसी नदी के तट पर नहीं है, इसलिए आपको याद रखना है यहाँ पर एक जलाशय बनाया गया है, तो ध्यान रखना है। लिंगराज मंदिर जो है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र गुजरात में है, तो इसे भी आपको याद रखना है। जगन्नाथ टेम्पल कई बार पूछा गया है, ये पुरी उड़ीसा में स्थित है और ये चिल्का लेक के किनारे है। जो चिल्का झील है वहीं से थोड़ी दूर पर जगन्नाथ टेम्पल है या जगन्नाथ मंदिर है और ये पुरी उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे पूछा जाए कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, तो कामाख्या मंदिर भी काफ़ी चर्चा में रहता है। ये गुवाहाटी असम में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, तो ध्यान रखना है। और शनि सिंगारपुर मंदिर जो है ये अहमदाबाद महाराष्ट्र में जो है अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला मंदिर हम देखते हैं शिरडी साईं बाबा का जो मंदिर है, आप सभी जानते हैं ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। सिर्फ इतना ही याद रखना है क्योंकि ये किसी भी नदी के तट पर नहीं है। दिलवाड़ा के जो जैन टेम्पल हैं ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। यहीं से थोड़ी दूर पर बनास नदी बहती है, तो यदि आप सभी को पता है तो बताइए बनास नदी किसकी सहायक नदी है, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। खजुराहो टेम्पल जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो तिरुपति बालाजी मंदिर है जो कि कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में, ये पुष्करिणी नदी के तट पर स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो विरूपाक्ष मंदिर आप सभी को पता है कि ये हम्पी कर्नाटक में है और ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो एक बार सभी जितने भी मंदिर हैं उनके स्थान और नदियाँ आप देख सकते हैं। शिरडी साईं बाबा मंदिर ये महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा के जो जैन टेम्पल ये राजस्थान के माउंट आबू में है। खजुराहो टेम्पल की बात करें अगर तो ये मध्य प्रदेश में खजुराहो में स्थित है। तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है, तो इनको याद रखना है आप सभी को। अब हम चलते हैं आगे और अब देखेंगे मीनाक्षी मंदिर। आपसे कई बार पूछा गया है कि जो मीनाक्षी मंदिर है कहाँ पर है, तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में है और ये वैगई नदी के तट पर स्थित है। विट्ठल मंदिर जो है ये हम्पी कर्नाटक में है और ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगर बात करें हम रामनाथ स्वामी मंदिर की, तो ये रामेश्वरम तमिलनाडु में है और ये रामेश्वरम में स्थित है। ऐरावतेश्वर मंदिर जो है ये जो है दरासुरम तमिलनाडु में स्थित है और ये कोलीधाम नदी के तट पर स्थित है। अभी कोलीधाम की एक जगह है जहाँ के जीआई टैग भी दिया गया है, इसलिए आपको इसे याद रखना है। और जो सांची का स्तूप है ये रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। तो एक बार पुनः आप सभी देख सकते हैं मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, विट्ठल मंदिर कर्नाटक में है और रामनाथ स्वामी मंदिर जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। ऐरावतेश्वर मंदिर जो है ये भी तमिलनाडु में है और सांची का स्तूप आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण मंदिर थे और इन सभी को हमने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया है। तो आपको बता दें हमने क्या क्या आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया है। और सबसे पहले हमने राजकीय जो है शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य डिस्कस किया है जितने भी। सबसे पहले जो है शास्त्रीय नृत्य, उसके बाद हमने लोक नृत्य आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं और उसके बाद हमने आप सभी के साथ जितने भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, नेशनल पार्क आप सभी के साथ डिस्कस किया है। उसके बाद जितने भी स्टेडियम आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी को डिस्कस किया है और स्टेडियम के बाद जितने भी एयरपोर्ट आपकी परीक्षा में आते हैं उनको डिस्कस किया है। और उसके बाद जितने भी मंदिर हैं वो किस राज्य में स्थित हैं और जो है वो किस नदी के तट पर स्थित हैं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो इतने टॉपिक हमने आप सभी के डिस्कस कर लिए हैं। होप करते हैं आपने इस वीडियो को खूब एंजॉय किया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप एक लाइक करके अपने सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं जितने भी जो है डे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसको हिंदी में दिवस कहते हैं, तो उन सभी को डिस्कस करते हैं। जितने इम्पॉर्टेंट हैं सिर्फ हमने उन्हीं को शामिल किया है। तो फिर एक बार आप शेयर कर दिए, मिलते हैं फिर आगे और पढ़ते हैं जितने भी दिवस आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो होप करते हैं आपने वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कर दिया होगा। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं प्रमुख दिवस, जितने भी प्रमुख दिवस हुए हैं इन सभी को डिस्कस करेंगे। जनवरी से स्टार्ट करेंगे
और दिसंबर तक चलेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा और जितने भी दिवस हैं आप सभी को याद कर पाएंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इन्हें याद करना मुश्किल तो होता है, लेकिन आप यदि 1 से 2 बार वीडियोज़ को देखते हैं तो आप सभी दिवस को काफ़ी अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। सबसे पहले देखेंगे आपके यहाँ 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, और ये लुईस ब्रेल की याद में मनाया जाता है। जो लोग दृष्टिहीन होते हैं उनके लिए इन्होंने एक लिपि की खोज की थी, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है जिससे कि जो दृष्टिहीन लोग हैं वो भी पढ़ने लिखने में समर्थ हो सके। तो आपसे कई बार पूछा गया है कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। होप करते हैं आपने याद कर लिया होगा। अब हम देखेंगे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं NRI दिवस। तो 9 जनवरी को क्या होता है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आते हैं अफ्रीका से वापस होके। इसी दिन को याद में रखने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 10 जनवरी को, इस दिन मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस। तो आपको हिंदी दिवस जरूर याद रखना है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है। 12 जनवरी जो है इस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद जी की जो है स्वामी विवेकानंद जी की जन्म शताब्दी पर ये मनाया जाता है। अगर हम बात करें 15 जनवरी को तो सेना दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय कन्या बाल दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो एक बार पुनः इन सभी दिवस को आप देख सकते हैं। सबसे पहले 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस, 12 जनवरी जो होती है इस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस, और 15 जनवरी को सेना दिवस, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय कन्या बाल दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता है 26 जनवरी को क्या होता है, तो उसे बताने की आप सभी को ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे फरवरी माह में कौन कौन से इम्पोर्टेंट दिवस हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसका दिवस मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को बहुत इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और 10 फरवरी को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी जो होती है इस दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है और 28 फरवरी जो होती है इस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो एक बार पुनः आप सभी राष्ट्रीय दिवस देख सकते हैं कि 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 10 फरवरी को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यदि आप फरवरी महीने से इतने दिवस याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली इन्हीं में से आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। अब हम देखेंगे मार्च महीने के जो प्रमुख दिवस हैं उन सभी को आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। अब हम देखेंगे 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य पक्षपात दिवस, यानी कि न्यूट्रलिटी डे। शून्य पक्षपात दिवस के रूप में 1 मार्च को मनाया जाता है। जो 3 मार्च है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। इस दिन मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। तो आपसे कई बार पूछा गया है कि विश्व वन्य जीव दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 मार्च आपको याद रखना है, इस दिन पाई दिवस मनाया जाता है। तो ये एक बार आपकी परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए हमने इसे शामिल किया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, साथ में विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सभी मार्च महीने के इम्पॉर्टेंट दिवस हैं, तो इन्हें आप एक बार पुनः हमारे साथ रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। 1 मार्च को शून्य पक्षपात दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 14 मार्च जो है इस दिन पाई दिवस मनाया जाता है, और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस
दोनों 20 मार्च को मनाए जाते हैं। और विश्व गौरैया दिवस पिछली बार CGD की फर्स्ट शिफ्ट जो पहले दिन हुई थी उसी में पूछ लिया गया है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिए, किसी न किसी शिफ्ट में ये पूछी जा सकती है। आगे हम देखेंगे 22 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, इस दिन मनाया जाता है विश्व जल दिवस, तो आपको इसे याद रखना है। 23 मार्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन मनाया जाता है विश्व मौसम दिवस, तो इन दोनों को याद रखना है एक साथ। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। जो 24 मार्च है, इस दिन मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस, तो इसे भी आपको याद रखना है। 25 मार्च जो है, इस दिन मनाया जाता है गुलामी और ट्रांसप्लांटिक व्यापार पीड़ितों से लिए स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसको आप छोड़ सकते हैं। और 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व थिएटर दिवस और 28 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी समय दिवस मनाया जाता है। तो आपको एक बार पुनः ध्यान रखिएगा, इसमें जो है 22 मार्च आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च, 24 मार्च, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम जो है दिवस मनाया जाता है, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है और 28 मार्च को पृथ्वी समय दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रमुख दिवस हैं मार्च महीने के। अब हम देखेंगे अप्रैल महीने के प्रमुख दिवस। अप्रैल महीने में 2 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, तो ध्यान रखना है इसे। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है, यहाँ पर ध्यान रखना है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर स्थल मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। एक बार फिर से आप हमारे साथ रिवाइज करिए। 2 अप्रैल को विश्व जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है, 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर स्थल और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 अप्रैल सबसे इम्पॉर्टेंट है, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम बात करें 25 अप्रैल की, तो इस दिन मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। और 26 अप्रैल है, इस दिन विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक इंडेक्स भी जारी किया जाता है इसी दिन और उसे बोलते हैं IP इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ध्यान रखना है। और 29 अप्रैल को विश्व युद्ध विकास रासायनिक युद्ध से पीड़ित उनके लिए स्मारक दिवस मनाया जाता है, इसे आपको नहीं याद रखना है। और 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जो है जज दिवस या फिर बाल मजदूरी विरोध दिवस मनाया जाता है। तो 30 अप्रैल को याद रखना है बाल मजदूरी विरोध दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को याद रखना है विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम देखेंगे मई माह में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। मई में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले याद रखना है 1 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। 1 मई को आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, और ये बार बार पूछा भी जा चुका है। तो ये कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो ध्यान रखना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है, तो इसे याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपसे पूछा जाए रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। और 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है, लेकिन आपको रेड क्रॉस डे काफ़ी अच्छे से याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई और 8 मई को रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। आगे देखेंगे 12 मई आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना है, क्योंकि ये पिछली बार पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया जाता है इसी दिन, तो इसे आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है। और 17 मई को विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसमें कई सारे रोग शामिल किए गए हैं, तो इसे आपको नहीं ध्यान रखना है। 20 मई को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस अलग होता है और विश्व मौसम विज्ञान दिवस दोनों अलग हैं।
जो 20 मई है इस दिन मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 21 मई की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आतंकवाद जो है आतंकवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 मई को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो 22 मई आपको ज़रूर याद रखना है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। और 31 मई वेरी इंपॉर्टेंट है, इस दिन मनाया जाता है विश्व तंबाकू विरोध दिवस। तो ध्यान रखना है, यहाँ से आपको 12 मई काफ़ी अच्छे से याद रखना है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 20 मई को मनाया जाता है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़ा हुआ दिवस है, इसको छोड़ दीजिएगा। और 22 मई को जैव विविधता दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस और 31 मई को याद रखना है आपको विश्व तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख दिवस थे मई से जुड़े हुए। 12 को याद रखना है श्रम दिवस, और 31 वाला जरूर याद रखना है विश्व तंबाकू विरोध दिवस, और 20 मई को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अब हम देखेंगे जून महीने में जो इम्पोर्टेंट दिवस आपके यहाँ मनाए जाते हैं। सबसे पहले 1 जून को जो दिवस मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस के रूप में से मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है और ये बहुत बार आपके यहाँ आया हुआ है। 8 जून को जो है विश्व मस्तिष्क या फिर ट्यूमर दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन महासागर दिवस को भी मनाया जाता है। 12 जून को बाल श्रम विरुद्ध दिवस मनाया जाता है। 14 जून याद रखना है विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जून जो होता है विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 जून जो है इस दिन विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तो इन सभी को याद रखना है। एक बार पुनः देखिए, 1 जून को जो है विश्व दुग्ध दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और 21 जून को जो है बाल श्रम विरुद्ध दिवस मनाया जाता है, और जो है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, और 14 जून को याद रखना है विश्व जो है रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम जुलाई से जुड़े हुए कुछ प्रमुख दिवस देख लेते हैं। जुलाई में 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय उपहास या फिर विश्व चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। याद रखना है विश्व चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व जनसंख्या दिवस, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। आपसे कई बार पूछा गया है कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है या फिर विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, और ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इनका जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, और ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, और सबसे कम उम्र में इन्हें शांति का नोबेल दिया गया था। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और 29 जुलाई जो होती है उस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो इसके जो दिवस हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बार बार पूछे गए हैं, इन्हें आप ज़रूर याद रखिए। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस याद रखना है। 7 जुलाई को नहीं याद रखना है आपको, और लेकिन 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है, और 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, और 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन विश्व हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। आप देखेंगे अगस्त महीने में जो प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। याद रखना है उस दिन जो है स्वामी विवेकानंद जी की का बर्थडे होता है, उसी दिन मनाया जाता है। तो 12 जनवरी याद रखना है। लेकिन आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था, आप सभी को पता है। और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है, और साथ में फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, लेकिन आपको मानवतावादी दिवस याद रखना है। 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये क्यों मनाया जाता है? जो राजीव गांधी थे उनके जन्मदिन पर विश्व जो है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अगस्त को जो है
29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस या फिर मेजर ध्यानचंद जयंती के रूप में मनाया जाता है। एक बार पुनः सभी दिवस को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, याद रखना है। और उसके बाद 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और फोटोग्राफी डे। और उसके बाद देखेंगे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 अगस्त भी आपसे एक बार पूछा गया है, तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है इस दिन। और इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राजीव गांधी का बर्थडे होता है इसी दिन, इसीलिए 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं अक्टूबर महीने में जो प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं उन सभी को। तो जो 3 अक्टूबर है वहाँ पर विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है, और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और याद रखना है 6 अक्टूबर को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 9 अक्टूबर को विश्व डाक या फिर डाकघर दिवस मनाया जाता है, और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और ध्यान रखना है, और 11 अक्टूबर को कन्या बाल अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, और 6 अक्टूबर को विश्व वन्य जीव दिवस, और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 11 अक्टूबर को कन्या बाल अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम देखेंगे नवंबर से जुड़े हुए प्रमुख दिवस। नवंबर में जो प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं, सबसे पहले देखेंगे जो 10 नवंबर है, इस दिन शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और 11 नवंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है इस दिन। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर की बात करें तो विश्व निमोनिया दिवस, और इसी दिन लोक सेवा प्रशासन जो है प्रसारण दिवस मनाया जाता है, लेकिन आपको विश्व निमोनिया दिवस याद रखना है 12 नवंबर। जो 14 नवंबर है इस दिन विश्व जो है मधुमेह दिवस मनाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व मधुमेह दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में इसी दिन बाल दिवस मनाया जाता है। और 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे ध्यान रखना है आपको। 19 नवंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है इसी दिन, तो आपको इसे ज़रूर याद रखना है। बाकी जो भी दिवस मनाए जाते हैं हमने आप सभी के साथ मेंशन कर दिए हैं, तो आप वहाँ से PDF से इसको डाउनलोड करके एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार पुनः ध्यान रखिएगा कि जो 10 नवंबर है इस दिन जो है विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है शांति और विकास के लिए। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और निमोनिया दिवस 12 नवंबर याद रखना है आपको। और विश्व मधुमेह दिवस आपसे पूछा गया है तो 14 नवंबर। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम देखेंगे दिसंबर महीने से जो भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं उन सभी को। दिसंबर महीने की बात करें तो सबसे पहले 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानव अधिकार दिवस। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस मनाया जाता है। और जो 14 दिसंबर है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भारत में मनाया जाता है। 26 दिसंबर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इस दिन मनाया जाता है विजय दिवस। और 18 दिसंबर है, इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस। और 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस, ये आप सभी को पता होगा, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर। और 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार पुनः आप देख लीजिए कि जो है 25 दिसंबर आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है, सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है इस दिन। और 23 दिसंबर जो है राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद 26 दिसंबर जो है इस दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि आपको पता है तो बताइए 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट दिवस है। तो ये सभी आप सभी के प्रमुख दिवस थे जिनको हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। अब इसके बाद जितने भी आपकी परीक्षा में बांध पूछे जाते हैं वो किस नदी पर बनाए गए हैं और कौन से स्टेट में हैं, तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे।
अब हम देखते हैं प्रमुख बांध और वो किस नदी पर बनाए गए हैं और वो किस राज्य में स्थित हैं, क्योंकि आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो आप आंसर करते हैं आंध्र प्रदेश। तो इन सभी को देखते हैं और जितने भी बांध आपकी परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं उन सभी को एक ही वीडियो में समाप्त कर देते हैं। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो होप करते हैं आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और अपने सभी मित्रों तक एक बार शेयर कर दीजिए। आपको इसके बाद अगली जो स्टैटिक जीके की वीडियो मिलेगी जिसमें हम अन्य काफ़ी टॉपिक आप सभी की कवर कर देंगे। तो इससे पहले जो एक वीडियो और हुई है आप उसे देख लीजिए। दूसरे वीडियो ये है, इन दोनों वीडियो को देख करके जाइए, आपको डेफिनेटली स्टैटिक जीके में डेफिनेटली बहुत लाभ होने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में कौन कौन से बांध स्थित हैं, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है, श्रीशैलम भी और पोलावरम और सोमाशिला बांध ये सभी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। जो पोलावरम परियोजना है ये गोदावरी नदी पर स्थित है और सोमाशिला जो परियोजना है ये पेन्ना नदी पर स्थित है। तो सबसे पहले इन दोनों को आप काफ़ी अच्छे से याद रखना है। नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश में है और श्रीशैलम बांध भी आंध्र प्रदेश में है। इन दोनों को भी याद रखना है। पोलावरम और सोमाशिला बांध भी आंध्र प्रदेश में है, लेकिन जो पोलावरम परियोजना है ये गोदावरी नदी पर स्थित है। इतना आप याद रख लेते हैं तो बांध से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला देखते हैं अब हम। और एक और याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में एक बांध है जिसका नाम है रंगाड़ी बांध और ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, वहीं पर ये स्थित है। तो आपसे एक बार पूछा गया है कि रंगाड़ी बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जिसका नाम रंगाड़ी है, उसी पर स्थित है। अब देखेंगे बिहार राज्य में कौन कौन से बांध हैं। बिहार राज्य में सिर्फ आपको दो याद रखने हैं, नागी बांध और कोहिरा बांध, ये दोनों बिहार राज्य में स्थित हैं। नागी बांध और कोहिरा बांध ये दोनों बिहार राज्य में स्थित हैं, तो इनको दोनों को याद रखना है। इसी नाम से ये छोटी नदियां हैं, इन्हीं नदियों पर ये बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी आपको दो याद रखने हैं, मिनी मटा बांध या फिर इसे बागो बांध के रूप में जाना जाता है और ददाऊ बांध भी यहीं पर स्थित है, ये महानदी पर स्थित है। गुजरात के कई इंपॉर्टेंट बांध हैं, आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले उकाई बांध और सरदार सरोवर बांध, ये दोनों आपसे कई बार पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए कि उकाई बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये ताप्ती नदी पर स्थित है गुजरात राज्य में, और सरदार सरोवर बांध भी गुजरात में है और ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना है। बाकी कदाना बांध और करजन बांध दोनों ये भी गुजरात राज्य में स्थित हैं। जो करजन बांध है ये करजन नदी पर है और कदाना बांध माही नदी पर स्थित है। अब देखेंगे हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट बांध हैं और ये भी आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। जैसे पोंग डैम आपसे कई बार पूछा गया है, ये ब्यास नदी पर बनाया गया है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भाखड़ा बांध ये सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग बांध हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो भाखड़ा बांध है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि जो नांगल डैम है वो पंजाब राज्य में स्थित है। तो इन दोनों को भी आपको याद रखना है कि जो पोंग डैम है ये हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध जो है ये सतलुज नदी पर बनाया गया है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाकी दो जो नाथपा झाकरी बांध है ये भी आपसे पूछा गया है, ये सतलुज नदी पर बनाया गया है। ये आपसे पूछा गया था नाथपा झाकरी जो जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर बनाई गई है, तो ये सतलुज नदी पर बनाई गई है। इसको सही कर लीजिएगा, सतलुज लिखा हुआ है, सतलुज नदी पर बनाया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर बनाई गई है। कोल डैम ये भी हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा बांध भी हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा बांध रावी नदी पर स्थित है। एक बार पुनः इनको याद करिएगा, पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में, भाखड़ा बांध भी हिमाचल प्रदेश और नाथपा झाकरी भी हिमाचल प्रदेश में। ये इतने इंपॉर्टेंट है। पोंग डैम ब्यास नदी पर है, भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर है और जो है नाथपा झाकरी भी सतलुज नदी पर स्थित है और चमेरा बांध रावी नदी पर स्थित है। तो ये प्रमुख बांध थे, इनको आपको ध्यान रखना है। अगला स्टेट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख बांध है उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले बगलिहार परियोजना कई बार पूछी गई, सलाल परियोजना, उरी परियोजना और किशनगंगा बांध, ये सभी जम्मू कश्मीर राज्य से पूछे गए हैं। तो याद रखना है बगलिहार जो बांध है ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। मुख्यतः ये नदियों के नाम पूछ लेते हैं कि जो बगलिहार परियोजना है या बगलिहार बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा चिनाब रिवर पर बनाया गया है। जो सलाल परियोजना है ये भी चिनाब नदी पर बनाई गई है। उरी परियोजना की बात करें तो ये झेलम नदी पर बनाई गई है और जो किशनगंगा बांध है ये किशनगंगा नदी पर बनाई गई है। तो इतना आपको याद रखना है। यहाँ से जम्मू कश्मीर की ये प्रमुख जो है
परियोजनाएं हैं और ये बांध भी हैं, तो ध्यान रखना है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी, सलाल परियोजना भी चिनाब नदी पर है और उरी बांध झेलम नदी पर है। उरी आपसे पिछली बार पूछा गया था, तो याद रखना है उरी बांध जो है ये झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किशनगंगा बांध किशनगंगा नदी पर स्थित है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। झारखंड में केवल आपको 2 बांध याद रखने हैं, पंचेत बांध और मैथन बांध। पंचेत बांध कहाँ पर बनाया गया है? ये दामोदर नदी पर बनाया गया है। दामोदर की एक सहायक नदी है बराकर नदी, यहाँ पर मैथन बांध बनाया गया है। तो इन दोनों को भी आपको याद रखना है। और यहीं पर एक बांध और है जिसे बोलते हैं कोनार बांध, तो कोनार बांध भी आपको याद रखना है, ये भी झारखंड राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे पंचेत बांध, मैथन बांध और कोनार बांध ये प्रमुख बांध हैं झारखंड राज्य के। जो पंचेत बांध है ये दामोदर नदी पर बनाया गया है, याद रखना है आपको। मैथन बांध बराकर नदी पर बनाया गया है और कोनार बांध एक जो है दामोदर की छोटी सहायक नदी है कोनार, उसी पर बनाया गया है। अब हम देखते हैं कर्नाटक राज्य के प्रमुख बांध। कर्नाटक राज्य में कृष्णराज सागर बांध है, ये आपसे कई बार पूछा गया और ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। ध्यान रखना है आपको। हेमवती, काबिनी और तुंगभद्रा आपको याद रखना है। तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है और ये कर्नाटक राज्य का बांध है, तो इसे याद रखना है। तो कर्नाटक से 2 आपको बांध याद रख लेने हैं। कृष्णराज सागर बांध ये कावेरी नदी पर बनाया गया है और कर्नाटक राज्य में है। तुंगभद्रा जो बांध है ये तुंगभद्रा नदी पर ही बनाया गया है और कर्नाटक राज्य में है। तो ये आपसे कई बार पूछा गया है कि जो तुंगभद्रा बांध है ये किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक राज्य में। अब हम केरल के कुछ प्रमुख बांध देख लेते हैं। यहाँ से आपको याद रखना है मुल्ला पेरियार बांध, ये बहुत बार पूछा गया है, पेरियार नदी पर बनाया गया है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, केरल राज्य की सबसे लंबी नदी पेरियार नहीं है। ये पिछली बार आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था कि जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो पेरियार नहीं है, क्योंकि आप पेरियार के बारे में अधिक पढ़ते हैं, तो ये गलत आंसर होगा, ध्यान रखना है। इडुक्की जो बांध है ये पेरियार नदी पर ही बनाया गया है, तो ये दोनों आपसे पूछे गए हैं। मुल्ला पेरियार बांध ये भी केरल में है और इडुक्की बांध भी केरल में है। कुछ अन्य बांध हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है कि कक्की बांध कहाँ पर स्थित है, केरल में है, और चेरुथोनी बांध भी केरल राज्य में स्थित है। बाकी मुल्ला पेरियार और इडुक्की को भी आपको अच्छे से याद रखना है और ये दोनों पेरियार नदी पर बनाए गए हैं, केरल राज्य में स्थित है। आप देख लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख बांध। यहाँ से आपको याद रखना है गांधी सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर परियोजना और तवा परियोजना। ध्यान से समझिएगा। बाण सागर बांध अगर आपसे पूछा जाए ये सन नदी पर बनाया गया है और कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। इंदिरा गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है, ये भी मध्य प्रदेश में है। और इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और ओमकारेश्वर परियोजना आपसे कई बार पूछी गई है, ये भी नर्मदा नदी पर बनाई गई है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो ओमकारेश्वर परियोजना है ये नर्मदा नदी पर है और साथ में जो है इंदिरा सागर बांध भी नर्मदा नदी पर है और ये दोनों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है, तो इसे भी आपको याद रखना है। राजस्थान में है जवाहर सागर बांध, ये आपसे कई बार पूछा गया है। अब हम देखेंगे महाराष्ट्र राज्य में प्रमुख जो बांध हैं। सबसे पहले यहाँ से कोयना बांध पूछा गया है। जो कोयना बांध है ये महाराष्ट्र में है और ये कोयना नदी पर बनाया गया है। वरना बांध ये भी महाराष्ट्र में है और अरुणा बांध भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो उज्जानी बांध भी महाराष्ट्र में है, तो इन सभी को याद रखना है। और वर्धा बांध आपसे कई बार पूछा गया है, तो ये प्रमुख बांध हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, कोयना बांध कोयना नदी पर बनाया गया है, महाराष्ट्र में है। वरना बांध वरना नदी पर है और उज्जानी बांध आपसे एक बार पूछा गया है, इसमें ये भीमा नदी पर स्थित है। और उसके बाद अरुणा बांध जो है ये अरुणा नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र में है। और वर्धा बांध की बात करें अगर, तो वर्धा बांध महाराष्ट्र में स्थित है और ये वर्धा नदी पर बनाया गया है। तो ये प्रमुख बांध महाराष्ट्र राज्य से थे। उड़ीसा राज्य की अगर हम बात करें तो उड़ीसा राज्य से कुछ प्रमुख बांध हैं, इनको याद रखना है। जैसे हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है और सबसे लंबा बांध है, तो याद रखना है ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। और अगला बांध अगर आपसे पूछा गया है तो रेंगाड़ी बांध, ये ब्राह्मणी नदी पर बनाया गया है और ये भी उड़ीसा राज्य में है। और हल्दिया बांध भी हल्दिया नदी पर बनाया गया है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये प्रमुख बांध है। इंद्रावती अगर आपसे पूछा जाए तो इंद्रावती नदी पर बनाया गया है, उड़ीसा में स्थित है। तो ये प्रमुख बांध उड़ीसा से थे। अब हम देखेंगे सिक्किम में एक बांध है जिसको आपको याद रखना है, रंजीत थर्ड बांध। और ये
रंजीसी नदी पर बनाया गया है। तमिलनाडु से आपको याद रखना है मेट्टूर बांध तमिलनाडु में बनाया गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भामानी बांध तमिलनाडु में है और पिल्लूर बांध भी तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन मेट्टूर बांध कई बार पूछा गया है और ये कावेरी नदी पर स्थित है। तेलंगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट राज्य है। यहाँ से दो बांध आपको काफ़ी अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है नागार्जुन सागर बांध, ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है, और दूसरा है श्रीशैलम बांध, ये भी कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो तेलंगाना के दो सबसे प्रसिद्ध जो है बांध हैं, सबसे पहला है नागार्जुन सागर बांध और दूसरा है श्रीशैलम बांध। तो इन दोनों को आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है और ये दोनों कृष्णा नदी पर बनाए गए हैं। इनका जो कुछ भाग है आंध्र प्रदेश में आता है और कुछ भाग तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेलंगाना में नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध। और मूसी अगर परियोजना आपसे पूछी जाए तो ये मूसी नदी पर बनाई गई है और ये पूरी तरह तेलंगाना में है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। श्रीशैलम बांध ये कृष्णा नदी पर बनाई गई है और नागार्जुन सागर भी कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अब हम देखते हैं उत्तराखंड की प्रमुख परियोजनाएं। उत्तराखंड में सबसे पहले लखवार बांध आपसे पूछा गया है। लखवार बांध जो है यमुना नदी पर बनाया गया है और उत्तराखंड में स्थित है। रामगंगा बांध ये रामगंगा नदी पर बनाया गया है और ये भी उत्तराखंड में है। टिहरी बांध आपसे कई बार पूछा गया है, सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है, तो याद रखना है ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। और टिहरी बांध अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ से आपको टिहरी बांध याद रखना है, लखवार बांध याद रखना है और रामगंगा बांध याद रखना है। कोटेश्वर बांध भी भागीरथी नदी पर ही बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में आपको एक बांध याद रखना है, रिहंद डैम। रिहंद डैम रिहंद नदी पर बनाया गया है। तो ये कुछ प्रमुख बांध थे। यदि बांध से आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप कमेंट करिए और बताइए यदि आपको कोई क्वेरी है तो। होप करते हैं आपने यहाँ तक वीडियो को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, क्योंकि हमने इतना कंटेंट आप सभी के लिए इकट्ठा किया है। आप ऐसी वीडियो यूट्यूब पे आपको बहुत ही कम मिलेंगी, जिसमें हमने आपके बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। लोक नृत्य आपका कवर कर दिया गया है, शास्त्रीय नृत्य कवर कर दिया गया है। जितने भी लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, जितने भी नेशनल पार्क हैं, उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया। उसके बाद जो है प्रमुख दिवस, जितने भी आपके यहाँ दिवस मनाए जाते हैं, प्रमुख दिवस आप सभी के कवर हो गए हैं। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भारतीय स्टेडियम हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया। और जितने प्रमुख हवाई अड्डे हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, जो आपकी परीक्षा के लिहाज से पूछे जाते हैं, उन सभी को इस वीडियो में कवर कर दिया गया है। उसके बाद जितने भी बांध हैं, जितने प्रमुख मंदिर हैं, मंदिरों से कई बार आपके यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, साथ में किस नदी के तट पर स्थित है, तो इन सभी चीज़ों को भी हमने इस वीडियो में कवर कर दिया है। अब हम देखेंगे कुछ खेल हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ ट्रॉफियाँ हैं। जैसे क्रिकेट से जुड़ी हुई कौन कौन सी ट्रॉफ़ी हैं, आपसे पूछ लिया जाता है ईरानी ट्रॉफ़ी का संबंध किस गेम से है। तो इन सभी ट्रॉफ़ी को आप बहुत ही कम समय में आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। अगर आपसे बात की जाए क्रिकेट से, तो क्रिकेट में कौन कौन सी प्रमुख ट्रॉफ़ी होती हैं, तो उन्हें देखते हैं। सबसे पहले याद रखना है आपको देवधर ट्रॉफ़ी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफ़ी जो है उसका संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफ़ी का संबंध क्रिकेट से है। और गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफ़ी जो होती है ये भी क्रिकेट से संबंधित है, तो इसे आपको याद रखना है। ईरानी ट्रॉफ़ी ये भी क्रिकेट से संबंधित है। और रणजी ट्रॉफ़ी आपको पता होगा, रणजी ट्रॉफ़ी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। तो ये कुछ प्रमुख ट्रॉफ़ियाँ हैं जो आपके यहाँ पूछी जाती हैं। एक बार फिर से आप हमारे साथ रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले नायडू ट्रॉफ़ी याद रखना है, देवधर ट्रॉफ़ी याद रखना है, दिलीप ट्रॉफ़ी याद रखना है और गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफ़ी याद रखना है। और इसके बाद आपको याद रखना है आईसीसी के बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें आपको पता है, लेकिन आपको रणजी ट्रॉफ़ी याद रखना है। और ये प्रमुख ट्रॉफ़ी हैं जो क्रिकेट में होती हैं। आपसे एक बार ये भी पूछा गया है कि जो एशियन कप है ये किस खेल में होता है, तो ये क्रिकेट के खेल से जुड़ाव रखता है। इसके बाद अगर हम बात करें हॉकी की, तो हॉकी में शारजाह कप आपको याद रखना है, शारजाह कप होता है। और इसमें होता है टाइटन कप याद रखना है आपको। और विजय मर्चेंट ट्रॉफ़ी, विजडन ट्रॉफ़ी और विल्स ट्रॉफ़ी, ये सभी क्रिकेट की, माफ़ कीजिएगा, ये हॉकी की प्रमुख ट्रॉफ़ियाँ हैं। फुटबॉल की अगर हम बात करें तो फुटबॉल में सुल्तान अजलन शाह कप बहुत इंपॉर्टेंट है। सुल्तान अजलन शाह कप होता है, आगा खान कप होता है, महारानी जो है रणजीत सिंह ट्रॉफ़ी होती है और संतोष ट्रॉफ़ी होती है। तो ये प्रमुख ट्रॉफ़ी हैं फुटबॉल की, तो याद रखना है आपको। बैडमिंटन में मेजर ध्यानचंद ट्रॉफ़ी होती है।
नेहरू ट्रॉफी होती है। सिंधिया गोल्ड ये पूछा गया है, जो सिंधिया गोल्ड है ये बैडमिंटन में होता है। और मरगुप्पा गोल्ड कप ये भी होता है बैडमिंटन में। वेलिंगटन कप कई बार पूछा गया है, तो ये भी बैडमिंटन का एक कप है। टेबल टेनिस में रोवर्स कप होता है, याद रखना है आपको। और कन्फेडरेशन कप होता है, ये भी टेबल टेनिस में होता है। इन दोनों को आपको याद रखना है। और लॉन टेनिस जो है इसमें डीसीएम ट्रॉफी होती है। लॉन टेनिस आपको नहीं याद रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही कम प्रश्न देखे गए हैं। जो स्लाइड हमने आप सभी के साथ बताया था कि कुछ हवाई अड्डे की एक स्लाइड लास्ट में रह गई है, तो उसे हमने यहाँ पर कवर किया है। तो एक बार इसे आप देख लीजिए। जैसे आपसे पूछा जाता है बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नागपुर में है, इसको हमने डिस्कस किया था महाराष्ट्र में। ये पूछा गया है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री जो हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है, ये वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पश्चिम बंगाल में। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पटना में स्थित है, बिहार में, याद रखना है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। तो ये कुछ प्रमुख हवाई अड्डे थे जो छूट गए थे। और दाबोलिम एयरपोर्ट जो है ये गोवा में स्थित है। तो एक बार पुनः देख लीजिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर है, नागपुर में है, याद रखना है आपको, महाराष्ट्र में। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा ये कोलकाता में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। इसको आप ध्यान से सही कर लीजिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिखा हुआ है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में स्थित है, बिहार में। तो ये कुछ प्रमुख हवाई अड्डे थे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जैसे स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख हवाई अड्डे थे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट थे, उन्हें हमने यहाँ पर कवर किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिएगा। बाकी आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, हमने एसएससी जीडी के लिए एक हिंदी का कोर्स बनाया था, जिसमें हिंदी के सभी टॉपिक कवर कर दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, वर्तनी और पर्यायवाची, विलोम, इन सभी टॉपिक को डिटेल में कवर किया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे और आप इसे काफ़ी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और बाकी आप हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारी ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है RANVI_world99। यहाँ पर आप हमें जो है DM कर सकते हैं और यहाँ से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप सभी के लिए जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल क्या है, RANVIJAY सर ऑफिशियल के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है और इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।